हमारे पास तीन आवेश है, तीन चार्जेस है जो इस तरह से रखे हुए हैं। मान लीजिए कि ये स्थिर है, ये फिक्स्ड है। अब कल्पना कीजिए कि हम ये +2 कूलम का जो आवेश है उसे लेते हैं और आप इसे धीरे धीरे इस पथ से, इस पाथ से इस बिंदु पर लाते हैं ताकि अब ये आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर हो। ये सभी मीटर में है, ठीक है। और याद रखिएगा, जब ये प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक आ रहा है तो इसका कोई त्वरण नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। इस वीडियो में हम जिस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना चाहते हैं वो ये है कि इस आवेश को स्थानांतरित करने में उस बाह्य कारक ने, यानी हमने आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना कार्य किया, कितना वर्क किया। और हम ये भी गणना करना चाहते हैं कि जब आवेश यहाँ से यहाँ गया तो वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना कार्य किया। हम ये कैसे करेंगे? हम हमेशा अपनी मूल बातों पर वापस जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किया गया कार्य बल यानी फोर्स गुणा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट होता है। बल गुणा विस्थापन। समस्या यह है कि बल लगातार बदल रहा है। जैसे जैसे हम आवेश के करीब आते जाते हैं बल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसका अर्थ है कि शायद हमें यहाँ पर समाकलन यानी इंटीग्रेशन करना होगा। और उसके लिए आपको इस पथ का भी उपयोग करना पड़ेगा, इस पाथ का भी उपयोग करना पड़ेगा, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो समाकलन हो सकता है थोड़ा कठिन हो, तो हम यहाँ समाकलन नहीं करेंगे। समाकलन से बचने के लिए हम स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसे इस्तेमाल करेंगे, उसे उपयोग करेंगे। लेकिन जब भी हम ये गणनाएं करते हैं तो हम कई बार चिन्हों से भ्रमित हो जाते हैं, चिन्हों से कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या ये अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है या फिर प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा माइनस अंतिम स्थितिज ऊर्जा है? हम हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इससे बचने के लिए हम जो करना पसंद करते हैं वो ये है कि हम हमेशा गुरुत्वाकर्षण की मदद लेते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक बहुत ही सरल मामला है। तो चलिए गुरुत्वाकर्षण पर वापस चलते हैं और इसके बारे में सोचते हैं। तो कल्पना कीजिए कि हमारे पास ज़मीन पर एक पत्थर पड़ा है। क्या होता है जब हम इसे ऊपर ले जाते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाते हैं? मान लीजिए हम इसे ऊपर ले जाने में 100 जूल का कार्य कर रहे हैं। हम इसे ऊपर लेके जा रहे हैं और इसमें हम धनात्मक कार्य कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा के साथ क्या हो रहा है? प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा 0 थी और जब हमने यहाँ कार्य किया तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, इसलिए पत्थर की स्थितिज ऊर्जा 100 जूल बढ़ जाती है ना। और इसीलिए हमारे द्वारा किया गया कार्य यानी कि बाह्य बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो यहाँ पर अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। चलिए इसे लिख देते हैं। तो जो कार्य हम कर रहे हैं वो है अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। और विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का क्या? हम यहाँ वापस खुद से पूछते हैं कि अगर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य अगर होता यहाँ पर तो क्या होता? जब हम ऊपर की तरफ किसी चीज को फेंक रहे हैं, जब हम इस पर ऊपर की तरफ बल लगा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण हमेशा इस पर नीचे की ओर बल लगा रहा होता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, जिसका अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण ऋणात्मक कार्य कर रहा है, नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक 100 जूल होगा। यही स्थिति यहाँ भी होगी। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बजाय यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, तो वो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा माइनस अंतिम स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? और आपको कभी भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमेशा गुरुत्वाकर्षण पर वापस जा सकते हैं, क्योंकि ये एक सरल मामला है। वो हमेशा हमें इस तरह के प्रश्नों में भी मदद करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें ये सोचना है कि इस निकाय की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या थी, इसकी अंतिम स्थितिज ऊर्जा क्या थी, और फिर हम किए गए कार्य का पता लगा पाएंगे। तो अब आप इस वीडियो को रोकिए और इसे स्वयं आजमाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकाय को बना देते हैं। तो ये शुरू में ऐसा दिखता था, एक दूसरे से 10 मीटर दूर। फिर जब हमने यहाँ कुछ कार्य किया तो अंतिम निकाय कुछ ऐसा दिखेगा। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा हो, वो ये है
कि जो हमने ये रास्ता लिया है, जो ये पाथ लिया है, उसका क्या ये मायने नहीं रखता? नहीं, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र यानी कंजर्वेटिव फील्ड्स होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पथ कौन सा है। जो चीज़ मायने रखती है वो ये है कि जो प्रारंभिक अवस्था है और जो अंतिम अवस्था है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन स्थितिज ऊर्जाओं का पता लगाते हैं। अब हम एक निकाय की स्थितिज ऊर्जाओं की गणना कैसे करते हैं? हमने इसे पिछले वीडियोस में देखा है, तो हम इसे ऐसे करना पसंद करते हैं। हम पहले ये सोचते हैं कि दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा क्या है, सिर्फ दो आवेशों की, तो K Q1 Q2 बटे R12। तो ये हमारा हो गया इन दो के लिए स्थितिज ऊर्जा। और अब यदि आप तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना करना चाहते हैं तो आप एक बार में दो ले सकते हैं, तो आप इसे दो दो लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल स्थितिज ऊर्जा होगी इन दोनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जमा इन दोनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा जमा इन दोनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। और इसी तरह से हमें यहाँ भी करना होगा। और जब आपको UI और UF मिल जाएगा तब आप उन्हें घटाकर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर से अगर आपने पहले प्रयास नहीं किया था तो आप वीडियो को रोकिए और आप प्रयास कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए अंतिम स्थितिज ऊर्जा यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से शुरुआत करते हैं। UF बराबर होगा, तो यहाँ पर अभी हम K को तो ऐसे रख देते हैं, उसका मान अभी नहीं रखते हैं, हम इसे कोष्टक में लिख देते हैं क्योंकि K उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो पहले इन दो आवेशों को लेते हैं, तो Q1 Q2 -5 गुणा -5 यानी कि 25, उनके बीच की दूरी से विभाजित करते हैं जो कि है 10, जमा फिर इन दो आवेशों को लेते हैं, ये -5 गुणा 2, Q1 Q2 -5 गुणा 2 यानी कि -10, और अब इसे दूरी से विभाजित करते हैं यानी कि 3, जमा इन दो आवेशों को लेते हैं। हमें यहाँ इन दो आवेशों के समान उत्तर ही यहाँ पे मिलेगा, तो फिर ये -10/3 होना चाहिए। तो हम अभी इसे सरल नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होगा, हम जब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो चीज़ें कट जाएंगी। तो देखते हैं प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो फिर से K आ गया हमारे पास और फिर इन दो आवेशों को लेंगे, हमें फिर से वही उत्तर मिलेगा जो हमें यहाँ मिला था, तो ये 25/10 है, जमा जब हमने इन दोनों को लिया तो अब हमें यहाँ पर -10 को 10 से विभाजित करना है, तो -10/10, और फिर हमें यहाँ भी वही मिलेगा, -10 को 10 से विभाजित करेंगे हम। चलिए अब UF को UI से घटा देते हैं, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। और वैसे आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं, हमें बस यहाँ पर घटाना ही है। तो चलिए इसे जल्दी से करते हैं। तो यहाँ पर -20/3 होगा और ये -20/10 है, तो हम -20 को बाहर निकाल लेते हैं और हमारे पास यहाँ 1/3 है और यहाँ पर -1/10। और ध्यान दीजिए यहाँ पर ये माइनस वाला साइन भी आएगा जो ये बाहर है, और फिर -20 गुणा के गुणा, अब ये जो अंदर है यहाँ पे हमें मिलेगा 7/30, तो यहाँ पे शून्य और ये वाला शून्य कट जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये -14/3 हो जाएगा। और अब हम K का मान रखते हैं। आपको याद होगा K का मान 9 गुणा 10⁹ होता है, तो 3 कट जाएगा और हमें यहाँ अंतिम उत्तर मिल जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो है -42 गुणा 10⁹ जूल, तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं। तो ये रहा हमारा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। इसीलिए हमारे द्वारा किया गया कार्य सिर्फ ये संख्या होगी, -42 बिलियन जूल, ठीक है, जो कि है -42 10⁹ हम यहाँ बस जगह बचा रहे हैं, 10⁹ बिलियन होता है, मतलब 100 करोड़ के आसपास होता है, तो हम करेंगे -42 बिलियन। और विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये उसका विपरीत हो जाएगा बस, तो हम यहाँ पर विपरीत चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाएगा धनात्मक 42 बिलियन जूल। और वैसे ये केवल इसलिए सही है क्योंकि हम इसे बिना किसी त्वरण के यानी बिना किसी एक्सेलरेशन के धीरे धीरे यहाँ पर ला रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कुल किया गया कार्य जो है, जो टोटल वर्क डन है, वो 0 होगा क्योंकि कोई त्वरण नहीं हो रहा है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चलिए एक और करते हैं।
हमारे पास तीन समान आवेश है जो एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के शीर्षों पर रखे, उसके वर्टाइसिस पर रखे। और मान लीजिए कि कोई एक बाह्य कारक है, मान लीजिए हम ही हैं। हम आते हैं और हम तीनों आवेशों को स्थानांतरित करते हैं। हम इस दिए गए पथ से इन आवेशों को स्थानांतरित करेंगे, मूव करेंगे, और हम इसे इस तरह से स्थानांतरित करते हैं कि अब वे एक ऐसा समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी भुजा की लंबाई r होगी। और अब प्रश्न ये है कि ऐसा करने में यदि हम इसे बहुत धीरे धीरे बिना किसी त्वरण के स्थानांतरित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होगा। तो आप फिर से इस वीडियो को रोकिए और खुद कोशिश कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले देखा था, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य हमारे द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक होता है, ठीक उसका विपरीत होता है। तो ये अंतिम माइनस प्रारंभिक का ऋणात्मक होगा, यानी कि ये प्रारंभिक माइनस अंतिम होगा। तो ये प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा माइनस अंतिम स्थितिज ऊर्जा। और प्रारंभिक निकाय कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जो ये प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है वो इसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, और अंतिम स्थितिज ऊर्जा इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हम बस अब गणना करते हैं। तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा पहले की तरह ही होगी। हम एक बार में दो आवेश लेंगे, तो जैसे k q1 q2 बटे r। लेकिन अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये सभी समान है तो ये इस संख्या का सिर्फ 3 गुना होगा। तो ये दूरी से k q1 q2 का 3 गुना होगा। तो ये q का वर्ग बटे 2r प्लस q का वर्ग बटे 2r प्लस q का वर्ग बटे 2r होगा। और अंतिम स्थितिज ऊर्जा बहुत आसान होगी, 2r की बजाय हम बस r लिख देंगे। तो ये होगा 3k q का वर्ग बटे r। और अब विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य इसी का माइनस है, तो प्रारंभिक माइनस अंतिम होगा। हम यहाँ चिन्ह को भी सावधानी से लगा देते हैं। तो 3k का वर्ग बटे r, ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो अब अंदर क्या बच रहा है, चलिए देखते हैं। जब हम घटाते हैं तो यहाँ आधा बचता है, माइनस यहाँ 1 बचा, तो इसका मतलब है कि हमें माइनस आधा मिलता है। तो हमें -3k का वर्ग बटे 2r मिला। ये उस विन्यास को बदलने में, स्थानांतरित करने में विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है।